फरवरी 2019, खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगल, पठानी कपड़ों में मुंह पर गमछा बांधे रॉकेट 2 अंडरकवर एसिड्स सक्रिय पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उनकी नजर पाकिस्तान में मौजूद एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप पर पड़ती है। एजेंट्स उस कैंप को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी प्रोफेशनल मिलिट्री एकेडमी की तरह बने इस कैंप में एक बार में 150 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। ये कोई आम कैंप नहीं था। अजमल कसाब जैसे आतंकी भी यहीं से निकले थे, जिसने 26/11 मुंबई अटैक किया था। साथ ही IC-814 हाईजैक, संसद भवन और पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले सैकड़ों आतंकी इसी कैंप से ट्रेंड होकर भारत आए थे। और अब कुछ ही दिनों में 300 और नए आतंकी आने वाले थे, जो किसी बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने की फिराक में थे। एजेंट्स तुरंत समझ गए कि भारत में होने वाले हर बड़े आतंकी हमले की जड़ और कोई नहीं बल्कि यही कैंप है। उन्होंने फटाफट उस कैंप की बारीकियां अपने कैमरों में कैद की और ये खुफिया जानकारी तुरंत दिल्ली भेज दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि भारत सरकार को इस कैंप के बारे में 2004 से ही पता था। दरअसल 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने अपने आतंकी कैंप POK से हटाकर पाकिस्तान के और गहरे इलाकों में शिफ्ट कर दिए थे। बालाकोट का यह कैंप उसी दौरान जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा गया था और रॉ तब से ही इसकी निगरानी कर रहा था। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद हमारे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत की ये सख्त नीति थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी वायुसेना किसी भी हालात में LOC पार नहीं करेगी। यहाँ तक कि जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तब भी वायुसेना को ये सख्त आदेश थे कि उन्हें किसी भी हालात में LOC पार नहीं करना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने भारत की दशकों पुरानी अप्रोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 14 फरवरी 2019 को भारत में पुलवामा अटैक हो जाता है। इस सीधे हमले में CRPF के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ ही मिनटों के भीतर पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। साल 1989 में जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तब से लेकर अब तक भारतीय सुरक्षा बलों पर यह सबसे घातक हमला था। हमले के ठीक एक दिन के बाद यानी 15 फरवरी 2019 की सुबह प्रधानमंत्री के आवास पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें NSA अजीत डोभाल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। अब उन्हें ही सब तय करना था कि जवाबी हमला कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। इसके ठीक 3 दिन के बाद यानी 18 फरवरी 2019 को अजीत डोभाल ने रॉ, IB और MI से टारगेट की एक लिस्ट तैयार करने को कहा, क्योंकि ये हमला जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया था, इसीलिए टारगेट भी उन्हीं के ठिकाने होने थे। लेकिन टारगेट को चुनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एजेंसियों के रडार पर जैश-ए-मोहम्मद के 3 मेन ठिकाने थे और तीनों के साथ अपने अलग अलग रिस्क जुड़े हुए थे जो इस पूरे खेल को पलट सकता था। पहला, LOC के पार मौजूद छोटे आतंकी लॉन्च पैड। लेकिन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना वहाँ हाई अलर्ट पर थी, इसीलिए वहाँ ज्यादा रिस्क था। दूसरा ऑप्शन था बहावलपुर का ट्रेनिंग कैंप। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था और जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, जहाँ मसूद अजहर खुद रहता था। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बहावलपुर घनी आबादी वाला इलाका था। अगर भारतीय वायुसेना वहां बम गिराती तो भारी संख्या में आम नागरिक मारे जाते और इंटरनेशनल लॉ के तहत सीधा इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाता। अब बचता है तीसरा और आखिरी विकल्प, जो कि मुश्किल भी था और सबसे परफेक्ट भी, बालाकोट। ये LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में था। जावा टॉप की इस ऊंची पहाड़ी पर घने जंगलों के बीच मौजूद यह जैश का सबसे पुराना और बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। करीब 6 एकड़ में फैले इस कैंप का कमांडर मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर था। और सबसे अहम बात, रॉ ने ये कंफर्म कर दिया था कि वहाँ 300 से 350 फिदाइन और ट्रेनर्स मौजूद हैं और नए आतंकियों का जत्था भी आने वाला है। पहाड़ी पर होने की वजह से वहाँ आसपास कोई आम आबादी भी नहीं थी। भारत के लिए एक बड़ा मौका था आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का। इसके बाद बालाकोट के इस आतंकी कैंप को फाइनल टारगेट चुन लिया जाता है। लेकिन इसके बाद 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी की रात तक जो कुछ भी हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। जवाबी हमले के लिए थल सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का विकल्प मौजूद था। लेकिन बालाकोट LOC से 80 किलोमीटर अंदर दुश्मन के एकदम कोर इलाके में था। पाकिस्तान 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहले से ही हाई अलर्ट पर था और उसने बॉर्डर की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी थी। ऐसे में अगर हमारे कमांडोज को पैदल भेजा जाता तो ये एक सुसाइड मिशन बन जाता। कैजुअलिटी का रिस्क बहुत ज्यादा था और ठीक यहीं पर इस पूरे ऑपरेशन का गेम बदलता है। एंट्री होती है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की। उन्होंने एक बेहद बोल्ड प्रस्ताव रखा। अगर सरकार हरी झंडी दे दे तो हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान की एयर डिफेंस रडार को चकमा देकर सीधे उनके आसमान में घुस सकते हैं। NSA अजीत डोभाल ने इस प्लान को प्रधानमंत्री के सामने रखा और बिना वक्त गवाए इसे ग्रीन सिग्नल मिल गया। वायुसेना ने इसके लिए इजराइल के सबसे घातक स्पाइस 2000 स्मार्ट बमों को चुना। इसकी
सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसे टारगेट के ठीक ऊपर गिराने की जरूरत नहीं थी। ये बम हवा में ही ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को खुद देखकर उसे तबाह कर सकते थे। इसके बाद ग्वालियर के महाराजपुर एयरबेस की 7वीं और 9वीं स्क्वाड्रन के सबसे एलीट और अनुभवी पायलट्स को चुना गया। लेकिन ये ऑपरेशन इतना टॉप सीक्रेट था कि जिन पायलट्स को इस मिशन के लिए चुना गया था उन्हें भी आखिरी 24 घंटे तक ये नहीं पता था कि उनका असली टारगेट क्या है। उन्हें बस इतना पता था कि वे एक स्पेशल वेपन ट्रायल का हिस्सा हैं। इसीलिए इन पायलट्स को मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ चुनिंदा और अनजान पहाड़ी इलाकों में भेजा गया, क्योंकि वहाँ की ऊंचाई, भौगोलिक बनावट और जंगलों का घनापन बिल्कुल बालाकोट के उस जावा टॉप से मेल खाता था। अब यहाँ पर इनकी तैयारी चल ही रही थी, लेकिन बॉर्डर पार का सीन बिल्कुल अलग था। पुलवामा के बाद पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानता था कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। खौफ इतना था कि 14 फरवरी से ही पाकिस्तान की वायुसेना और उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ा खतरा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रहा था। पाकिस्तान के पास स्वीडन में बने साप 2000 एरियाई और चीन में बने ZDK-03 काराकोलम ईगल विमान थे। ये उड़ते हुए रडार स्टेशन होते और इनका रडार इतना शक्तिशाली था कि पाकिस्तान की सीमा में उड़ते हुए भी ये भारत के अंदर 350 किलोमीटर की गहराई तक नजर रख सकते थे। पाकिस्तान के पास सबसे एडवांस F-16 फाइटर जेट्स जो खतरनाक अमेरिकी AIM-120 एमरॉन मिसाइल से लैस थे और LOC के पास लगातार उड़ान भर रहे थे। LOC के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी सेना ने अपने मोबाइल रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। दरअसल 20 से 24 फरवरी के बीच बेंगलुरु में एरो इंडिया 2019 का आयोजन हो रहा था। ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन था, जिसमें दुनिया भर के रक्षा प्रतिनिधि और VIP गेस्ट आए हुए थे। इसने NSA अजीत डोभाल और एयर चीफ BS धनोआ के सामने एक खतरनाक दुविधा खड़ी कर दी। एक तरफ उन्हें पता था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर बम गिराए तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर सकता है और इसी के चलते भारत का पूरा एयरबेस तुरंत बंद करना पड़ता, और अगर ऐसा होता तो एरो इंडिया में आए हजारों विदेशी भारत में ही फंस जाते। सब कुछ दांव पर था, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझकर ये फैसला किया गया कि स्ट्राइक एरो इंडिया के खत्म होने की ठीक बाद यानी 25 फरवरी की रात को की जाएगी। 25 फरवरी की रात दिल्ली में वायुसेना के एक टॉप कमांडर का फेयरवेल डिनर चल रहा था। इस पार्टी में एयर चीफ मार्शल BS धनोआ खुद मौजूद थे, जो बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही पार्टी खत्म हुई, BS धनोआ अपनी कार में बैठे और सीधे ऑपरेशन सेंटर पहुंच गए। इसके बाद 26 फरवरी की रात लगभग 2:30 बजे पाकिस्तान की स्क्रीन पर अचानक बहुत बड़े ब्लिप्स उभरने लगे। पाकिस्तानी ऑपरेटर्स की सांसें अटक गई। उन्होंने देखा कि भारतीय विमानों का एक बहुत भारी फॉर्मेशन बेहद आक्रामक गति से दक्षिण की तरफ यानी बहावलपुर और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का बड़ा हेडक्वार्टर था और मसूद अजहर वहीं पे मौजूद था। और देखते ही देखते मुशर्रफ एयरबेस पर सायरन गूंज उठे और मिनटों के भीतर पाकिस्तानी वायुसेना के सबसे घातक F-16 फाइटर जेट्स ने अपने आफ्टर बर्नर्स ऑन किए और पूरी रफ्तार से भारतीय विमानों को रोकने के लिए दक्षिण की तरफ निकल पड़े। और बस दिल्ली के ऑपरेशन रूम में बैठे NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो भारतीय विमान वहाँ पे हमला करने नहीं बल्कि पाकिस्तानी रडार और F-16 विमान को उलझाने गए थे। जैसे ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस का पूरा फोकस बहावलपुर की तरफ शिफ्ट हुआ, उत्तर दिशा में एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया और ठीक उसी वक्त सुबह के 3:15 ग्वालियर से उड़े 12 मिराज 2000 विमानों ने उत्तर की दिशा से बेहद खामोशी के साथ LOC को पार कर लिया। LOC पार करते ही भारतीय विमानों ने कुपवाड़ा सेक्टर के ऊपर से एंट्री ले ली। पाकिस्तानी रडार से बचे रहने के लिए पायलट्स ने अपने विमानों को घाटियों और पहाड़ियों के बेहद करीब ले लिया। इसे टेरेन मास्किंग कहते हैं। इन मिराज विमानों को कवर देने के लिए आसमान में सुखोई पहले से घात लगाकर बैठे थे और बैकग्राउंड में सबसे बड़ा खेल खेल रहा था भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नेत्रा और फैल्कन। उन्होंने हवा में ही पाकिस्तानी रडार को पूरी तरह से जैम कर दिया। इस दौरान ना तो बेस से कोई निर्देश आ रहा था और ना पायलट आपस में बातचीत कर रहे थे। वे केवल अपने नेविगेशन सिस्टम के सहारे पहले से तय किए गए रूट्स की तरफ बढ़ रहे थे। टारगेट से कुछ किलोमीटर पहले विमानों ने अपनी ऊंचाई अचानक बढ़ाई ताकि बमों को हवा में तैरने के लिए एक परफेक्ट ग्लाइड पाथ मिल सके। नीचे जावा टॉप के कैंप में जैश ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी रात है। और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, पायलट ने वेपन रिलीज का बटन दबा दिया। इसके बाद 1000 किलोग्राम के स्पाइस 2000 बम विमान से अलग हो गए और हवा में ग्लाइड करते हुए सीधे जैश के कैंप की तरफ बढ़े। ये बम कंक्रीट की छतों को फाड़ते हुए इमारतों के अंदर घुसे और माइक्रो सेकंड की देरी के बाद फटे। इससे बाहरी ढांचा तो खड़ा रहा, लेकिन अंदर पैदा हुए भयानक दबाव और 3000 डिग्री से ज्यादा तापमान ने सोते हुए आतंकियों और कमांडरों को पलक झपकने से पहले ही राख बना दिया। लेकिन भारत को पहले से पता था कि स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान तुरंत इंकार करेगा कि वहाँ कोई आतंकियों का कैंप था या उन्हें कोई नुकसान हुआ है। इसीलिए भारतीय वायुसेना के पास एक प्लान B भी था। उनके पास क्रिस्टल मेज नाम की
ही एक और मिसाइल थी। इस मिसाइल की खासियत थी इसके एक सिरे पर लगा हाईटेक कैमरा जो सीधा कॉकपिट में बैठे पायलट की स्क्रीन पर लाइव वीडियो भेजता था। पायलट इसे आखिरी सेकंड तक टारगेट की तरफ गाइड कर सकता था। प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस रात कुदरत ने अपना खेल खेल दिया। उस रात बालाकोट के आसमान में बहुत मोटे और घने बादल छा गए, जिससे पायलट की स्क्रीन पर टारगेट लॉक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कैमरे को सिर्फ धुंध और बादल दिख रहे थे। और बिना सबूत कैप्चर किए ही भारतीय विमान अपने बेस पर लौट आए। सुबह होने के ठीक पहले एनएसए अजीत डोभाल ने एक सुरक्षित लाइन पर प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया और सिर्फ एक ही बात कही, ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक हो गया है। सुबह होते ही पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए एक बेहद अजीबोगरीब दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया कि भारतीय विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे डर के कारण वो जंगल में ही बम गिराकर भाग गए, सिर्फ कुछ पेड़ कटे हैं। भारत जानता था कि पाकिस्तान यही करेगा, इसीलिए कुछ ही घंटों के बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले पूरी दुनिया के सामने आए और एक ऐलान किया, भारत ने आत्मरक्षा में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया है। और अगले ही दिन 27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट स्टार्ट लॉन्च किया। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का एक विशाल झुंड एलओसी की तरफ बढ़ा। उनका टारगेट था नौशेरा और राजौरी में मौजूद भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर और गोला बारूद के डिपो। लेकिन जैसे ही वो एलओसी के करीब पहुंचे, भारतीय वायुसेना के रडार्स ने उन्हें पकड़ लिया और इसी पल आसमान में एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जिसे मिलिट्री इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीनगर एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अपने मिग-20 वायुसेना में उड़ान भरी। उनके साथ उनके विंगमैन भी थे। उनका मिशन था नौशेरा सेक्टर में तेजी से बढ़ रहे पाकिस्तानी विमानों को रोकना। अभिनंदन जिस मिग-21 को उड़ा रहे थे वो 1960 के दशक की तकनीक का एक अपग्रेडेड वर्जन था और उनके सामने थे पाकिस्तान के अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीक से बने F-16। इधर पाकिस्तानी F-16 विमानों ने दूर से ही अपनी सबसे घातक AIM-120 एमराम मिसाइलें फायर करना शुरू कर दी, लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने शानदार इवेसिव मैन्यूवर्स से उन करोड़ों की मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच विंग कमांडर अभिनंदन ने देखा कि एक पाकिस्तानी F-16 भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका है। उन्होंने अपने पुराने मिग-21 को उस एडवांस एयरक्राफ्ट के पीछे लगा दिया। पाकिस्तानी पायलट ने भागने की कोशिश की और वो एलओसी की तरफ मुड़ा, लेकिन अभिनंदन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मिग-21 के रडार को F-16 पर लॉक कर दिया और एक रशियन R-73 मिसाइल फायर कर दी और कुछ ही सेकंड में उस मिसाइल ने F-16 के पिछले हिस्से को हिट किया और पाकिस्तानी फाइटर जेट एक आग के गोले में बदल गया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। विंग कमांडर अभिनंदन का मिग-21 गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पहुंच गया और तभी दुश्मन की एक मिसाइल ने उनके मिग-21 को हिट कर दिया। कॉकपिट में आग लगने के बाद अभिनंदन के पास केवल कुछ मिली सेकंड का ही समय बचा था। उन्होंने अपनी इजेक्शन सीट का हैंडल खींचा और वे विमान से बाहर आसमान में ढकेल दिए गए। अभिनंदन का पैराशूट पीओके के होरा गांव में उतरा। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें पाकिस्तानी लोगों की एक भीड़ ने घेर लिया। अभिनंदन जानते थे कि उनकी सर्वाइवल किट में उड़ान के मैप्स और खुफिया दस्तावेज हैं। अगर ये आईएसआई के हाथ लग गए तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने तुरंत अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और हवा में गोली चलाकर भीड़ को पीछे ढकेला और वो पीछे एक छोटे तालाब की तरफ भागे। पानी में कूदकर उन्होंने अपने सभी टॉप सीक्रेट दस्तावेजों को पानी में भिगो दिया और उन्हें चबाकर निकल गए। कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तानी आर्मी मौके पर पहुंची और उन्हें युद्धबंदी बना लिया। जैसे ही अभिनंदन को बंदी बनाया गया, भारत सरकार ने कूटनीतिक शिष्टाचार को किनारे रख दिया और 27 फरवरी की शाम ढलते ढलते भारत ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी सबसे घातक पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। उस समय के रॉ चीफ अनिल धमसाना और एनएसए अजीत डोभाल ने बैक चैनल के जरिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा और आईएसआई को एक सीधा अल्टीमेटम भेजा कि भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के 12 मिलिट्री ठिकानों को लॉक कर लिया है और अगर हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो बिना किसी चेतावनी की स्ट्राइक होगी। भारत का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बियां उत्तरी अरब सागर में तैनात हो गईं। पाकिस्तान को यह साफ संदेश मिल गया था कि अगर युद्ध भड़का तो भारतीय नौसेना कराची को पूरी तरह से चोक कर देगी। चारों तरफ से घिर चुके पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। 28 फरवरी को पाकिस्तानी संसद ने एक आपातकालीन सत्र बुलाया। उस दिन का खौफ कैसा था, इसका खुलासा पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने बाद में उसी संसद में किया था। उन्होंने बताया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उनके माथे पर पसीना था और उन्होंने जनरल बाजवा के सामने कहा था कि खुदा के वास्ते इसे जाने दो वरना रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आखिरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में ये ऐलान किया कि शांति के कदम के तौर पर हम कल भारतीय पायलट को रिहा कर रहे हैं और महज 60 घंटों के भीतर 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को बाघा अटारी बॉर्डर के जरिए सम्मान पूर्वक भारत को लौटा दिया।